हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज है हमारा MCQ जीके की सेकेंड वीडियो, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मुझे पता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस टाइम पे नॉन टेक पढ़ना ऐसे लगता है कि हम अपना खून जला रहे हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। बट बिलीव मी, एक बार जब आप नॉन टेक्निकल शुरू कर देते हो पढ़ना, तो टेक्निकल जैसे नहीं है कि वहाँ पे सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हैं फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनता है। नॉन टेक्निकल में अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो क्वेश्चन इजीली बन जाता है। और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। डायरेक्टली नहीं रहेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये श्योर जरूर है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इकोनॉमिक्स का, उसे आप कर पाओगे। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में। एक तो होता है स्टैटिक क्वेश्चन जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला है, और एक होता है इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे गवर्नमेंट की बजट आई है तो उस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप स्टेट एग्जाम का दे रहे हो तो स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाया, स्टेट का बजट आया है, कुछ बड़ा एलोकेशन हुआ है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इन्वेस्टमेंट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इस पर मैं फोकस करूंगा कि जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करें। 2 to 3 क्वेश्चंस आई थिंक सो मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड भी रखे हैं, ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उस ईयर के लिए करंट अफेयर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तैयार कर पाओ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। बाकी यह टेलीग्राम ग्रुप है आपके डाउट डिस्कशन के लिए, और ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मेजर क्या है? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई। मतलब आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका प्राइस बढ़ रहा है। मतलब जो सर्विस है, जो सामान है, उन दोनों का प्राइस अगर बढ़ने लग जाए तो वहाँ पे हम कहेंगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। दूसरा होता है सामान और जो सर्विसेज हैं उनका प्राइस घटने भी लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन। कौन सा अच्छा रहता है? दोनों में से कोई भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता है। सपोज करिए अगर सामान, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है तो जो कंज्यूमर है उसको महंगा पड़ेगा, वो कंज्यूमर उसको खरीद नहीं सकता है। जब खरीद नहीं पाए, जैसे आप प्याज नहीं खरीद सकते, तेल नहीं खरीद सकते, महंगा हो रहा है, तो फिर आपके रीच आउट से वो बाहर हो जाता है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। सपोज कर लीजिए मार्केट में डिफ्लेशन आ गया, प्याज का रेट बहुत ज़्यादा गिर गया, तेल का रेट भी गिर गया। अब सपोज करिए जो उसका प्रोड्यूसर है, उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है, अगर वही नहीं मिल पा रहा है उसका, तो वो उसके लिए नुकसान है। तो मतलब मार्केट को बैलेंस करने के लिए नहीं मार्केट में इन्फ्लेशन होना चाहिए, नहीं ही डिफ्लेशन होना चाहिए। दोनों नुकसानदायक होती हैं। बट यहाँ पे बात किया जा रहा है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन को कौन से इंडेक्स से हम मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं, या फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब मार्केट, फैक्ट्री गेट पे कोई चीज बेचा जाए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को जब फैक्ट्री गेट पे बेचा जाता है, उस टाइम पे जो प्राइस मेजरमेंट होता है उसको हम रखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। मतलब कि आप कहते हो ना कि होलसेल में खरीद के आया भाई, इसलिए इसकी प्राइस कम पड़ी है। डायरेक्ट कंपनी से खरीद के ला रहे हैं इसलिए सस्ता पड़ा, इसलिए तुमको भी सस्ता दे रहे हैं। दूसरा क्या होगा? जब कंपनी से खरीद के आ जाएंगे, बीच में डीलर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, सबका अपना कमीशन हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ जाता है कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, और उस समय जो प्राइस इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली इन दोनों का यूज किया जा सकता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। बट ज़्यादा इफेक्टिव तो ये होगा ना, क्योंकि महंगाई आपको मेजर करना है तो उसका इम्पैक्ट आपको मेजर करना पड़ेगा कि लोगों पे क्या है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री गेट से निकाल के कहीं पे हम रख दिए, उसको बेच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखना है कि कंज्यूमर पे क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए RBI ने 2014, आफ्टर 2014 उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, हमने डिफ्लेशन की भी बात कर लिया है। WPI क्या होता है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर दिया है।
CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसको मैंने मेंशन कर दिया है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और ये भी मेंशन कर दिया है कि अब हम यूज कौन सा करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं, CPI। तो वहाँ पे आंसर क्या था, CPI। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट इन बजट मीन्स, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहले समझते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, कमी रह जाना। सपोज कर लीजिए आपके फादर हैं यहाँ पे और इनकी कुछ इनकम है, ये जॉब कर रहे हैं तो इनको मिल रही है सैलरी, ठीक है। अब इनका कुछ खर्च भी होगा, जैसे आपकी एजुकेशन फी दे रहे हैं, आपके लिए कपड़े खरीद रहे हैं, घर के खाने के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, बाकी जो भी इस तरीके की जनरल एक्सपेंसेज होते हैं, मतलब घर का हम कहें कि ऑपरेशनल कॉस्ट जिसे हम कह देते हैं वो है। उसी तरीके से सरकार है। अब यहाँ पे समझ लो आपके पापा नहीं सरकार है, सरकार की भी कुछ इनकम होती है। इनकम सरकार की कहाँ पे आती है, जैसे आपकी पापा की सैलरी आ रही थी, वैसे ही सरकार को टैक्स मिलते हैं, कुछ नॉन टैक्स होते हैं, जैसे सरकार ने पैसे दिए थे उसके लोन, सरकार कंपनी चला रही है वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो कुछ टैक्सेस, नॉन टैक्सेस से जो पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, मतलब रेवेन्यू जो सरकार को रिसीव हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार के कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट भी होते हैं। सरकार लोगों को रख रखा है, उनकी सैलरी उनके रहने के लिए बना रखा है, ऑफिस उनके लिए लगा रखे हैं, नौकर, बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पे तो जो आपको सब्सिडी दी जाती हैं उनको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। सरकार बहुत वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, तो वो सारे हैं सरकार के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऐसा होता है कि सरकार की जितनी इनकम है, सपोज कर लीजिए आपकी फादर की जितनी इनकम थी, अगर खर्चा उससे ज़्यादा हो जाए, आपके महंगे स्कूल में आपको पढ़ाना पड़ जाए, एक बहन और है उसको भी पढ़ाना पड़ जाए, और आपकी जितनी सैलरी है, सपोज कर लीजिए फादर की 50K सैलरी थी और खर्चा हो गया 60K, तो अब ये जो खर्चा है वो आपके सैलरी से ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे डेफिजिट। और यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिजिट का, क्योंकि डायरेक्टली हम बात करें कि कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ है और कितना रेवेन्यू आपने खर्च किया है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पापा ने अचानक से कोई घर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, इसलिए ये डेफिजिट बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो जनरल एक्सपेंसेज हैं उसी में, आपके पढ़ाई लिखाई में, घर में, बीमारी में जो खर्चा हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं। फिर पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और डेवलपमेंट के काम भी होते हैं, जैसे पापा जी को कोई ज़मीन खरीदना है, घर बनवाना है, कार खरीदनी है। मान लो कार, ये ज़मीन, ये सब एक तरह के एसेट हैं, मतलब एसेट इन द सेंस कि इनको दोबारा आप बेचोगे तो कुछ पैसे आपको मिलेंगे, डिप्रिसिएशन होगा वहाँ पे, बट पैसे मिलेंगे। तो उसे हम रखते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे ये हमारी सैलरी की बात हो रही थी, उसी तरीके के सपोज कर लीजिए कि आपके पापा जी को आपके दादे की तरफ से एक मकान मिला हुआ है, कुछ खेत मिला हुआ है। अब ये एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके पापा जी को खेत नहीं मिला हो, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, बट कुछ भी आपको मान लीजिए कैपिटल एसेट्स मिला हुआ है जो कि पूर्वजों से ट्रांसफर होके आ रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी होता है। गवर्नमेंट के पास कुछ अपने एसेट्स होते हैं बनाए हुए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के पास PSUs है, गवर्नमेंट के पास लैंड पड़ी हुई है, इस टाइप के एसेट। अब सपोज कर लीजिए कि गवर्नमेंट का ये जो कैपिटल की हम बात करें, इसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी डेफिसिट हम फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? कैपिटल डेफिसिट मतलब सरकार ने कितना कैपिटल रिसीव किया है और कितना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि सरकार, जैसे मान लीजिए कहीं पे रोड बना दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ भी इस तरीके की सरकार कर रही है, तो वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल जो रिसिप्ट होता है, जैसे सरकार कहीं पे PSUs बेच रही है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं पे लैंड बेच दिया, सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी थी वो बेच दिया, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट था और कैपिटल डेफिसिट है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है बजटरी डेफिसिट। उसे हम क्या कहते हैं? बजटरी डेफिसिट कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है बजटरी डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आप ये देख लो कि ये जो डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी सरकार में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है
इसका मतलब ये है कि सरकार इनएफिशिएंट है, सरकार अपने आमदनी के हिसाब से अपने खर्च को मैनेज नहीं कर पा रही है, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, आमदनी कम है। इसको मैनेज करने के लिए सरकार कर क्या सकती है, दो तरीका लगा सकती है। या तो डेफिसिट कम करना है तो सरकार आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दे ताकि सरकार की इनकम बढ़ जाए, वो सरकार करेगी तो भी प्रॉब्लम है। दूसरा काम ये कर सकती है कि सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, जो आपको सब्सिडीज दे रही है, एजुकेशन और हेल्थ पे जो खर्चा कर रही है, मिनिस्ट्री पे जो खर्चा कर रही है, लोगों के सैलरी पेंशन पे जो खर्चा कर रही है उसमें कमी कर दे, टीए घटा दे सरकार, या फिर सरकार कम लोगों को रिक्रूट करे, जॉब पे ना रखे। इस टाइप की चीजें सरकार कर सकती है जो कि आपकी ये डेफिसिट है वो घटा सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट को। उसी तरीके से जो कैपिटल डेफिसिट है उसमें भी सरकार जो इन्वेस्टमेंट का काम है, एसेट बनाने का काम है वो कम कर दे, उस तरीके से भी कर सकती है। अब आपके मन में दो सवाल आएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि किस तरीके की सरकार को हम रेट करेंगे। आप देखते होंगे ना कि गवर्नमेंट को गालियां देते रहते हैं अपोजिशन के लोग, गवर्नमेंट कहती है हम सही कर रहे हैं, लोग गालियां देते हैं। जैसे मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को सब लोग कहते हैं ये पीएसयू बेच रहे हैं, पीएसयू बेच रहे हैं। अब इसको हम कैसे रेट करें कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या फिर खराब कर रही है। सपोज कर लीजिए ये आप फादर हैं और आप एक दिन पड़ जाते हो बीमार, ठीक है, आप बीमार पड़ जाते हो, अचानक से खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ जाता है, आपके फादर के पास सैलरी तो है नहीं, ऑलरेडी से डेफिसिट था। इस डेफिसिट को कैसे पूरा कर सकते हैं, दो तरीका है उनके पास, या तो वो बैंक से लोन ले ले इसको पूरा करने के लिए, या फिर दादाजी ने जो एसेट ट्रांसफर किया था उसको बेच दें, ठीक है। और आप बीमार पड़ गए, अचानक से डेफिसिट और बढ़ गया, तो आपके फादर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोन लेके आए या फिर पुरानी जो एसेट है उसको बेच के आपके ऊपर खर्चा करें। अगर ये बेच के खर्चा करते हैं आपके ऊपर तो लोग कहेंगे कि बाप दादा ने बनाया था, इसने बेच दिया। अगर खर्चा नहीं करें तो बेटा बीमार है, मर सकता है। वैसे ही सरकार की हालत होती है, सरकार वेलफेयर स्कीम नहीं चलाए तो लोग वेलफेयर स्कीम के बिना खाए बिना मर रहे हैं, तो लोग कहेंगे लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, खाद पे सब्सिडी नहीं दे रही है, किसान सुसाइड कर रहा है, किसान की बिल माफ नहीं कर रही, किसान सुसाइड कर रहा है। और सरकार अब उसके लिए पैसे कहां से लाएगी, या तो लोन ले या तो अपना जो एसेट है उसको बेचे। अगर सरकार एसेट बेचेगी और लोन लोगी तो लोग कहेंगे सरकार तो उधारी लेके काम चला रही है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। अब सरकार अगर एसेट बेच के मतलब लग्जरियस चीजों में खर्चा कर देती है तो वो सरकार खराब होती है। अगर सरकार एसेट बेच के लोगों को वेलफेयर में कुछ खर्चा कर रही तो हम कह सकते हैं कि वो जस्टिफाइड है। बट इतना भी जस्टिफिकेशन मत दे दो कि सरकार वोट बैंक के चक्कर में चलो फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ फ्री लो तुम, और हम तुमको ये सब बेच के, पीएसयू बेच के, बैंक बेच के, लैंड बेच के तुमको खिलाएंगे। तो ये सरकार बिल्कुल अच्छी कैटेगरी में नहीं रखी जाती है। हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि ये हमारे एसेट्स हैं, कब तक बेच के इसको आप खाओगे। उसी तरीके से है, अगर सरकार वेलफेयर स्कीम्स के लिए और या फिर एसेट बनाने के लिए लोन लेती है तो ठीक है। अगर सरकार अपने खर्चे, जनरल ऑपरेशन खर्चा को ही बढ़ा रही है लोन लेके, मतलब अधिकारियों पे खूब खर्चा कर रही है, लोग विदेश घूम रहे हैं, दुनिया भर की इस टाइप की चीजें, अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस लोन लेने का भी कोई मतलब नहीं है। उस सरकार को भी हम कहते हैं कि वो इनएफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी यहां पे जो आपका आंसर है दैट इज बजटरी डेफिसिट प्लस द नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी कैसे आया है वो मैं समझाता हूं। बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया है, जिनकी हमने बात किया था। टोटल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके बात करते हैं। दोनों को अलग अलग भी मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कोई एसेट बेच दिया, पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया सारी चीजें। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है, देखिए, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना फॉर्मूला में, बजट एक्सपेंडिचर आपका कितना है माइनस बजट आपका रिसिप्ट कितना हुआ है। अब बजट रिसिप्ट का जैसे मैं बोल रहा था कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्सेस से जो रेवेन्यू आ रहा है, बाकी जो कैपिटल से रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू तो यहाँ पे ऐड है। बट अगर आप उधार ले रहे हो तो उधार तो आपको वापस देना है ना। सरकार भी उधार लेती है, लोन लेती है, आरबीआई से ले लेती है, सिक्योरिटी रख देती है, बॉन्ड रखती है सरकार, ठीक है। तो सरकार भी उधार ले रही है, बट वो तो चुकाना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पे जो सरकार बोरोइंग ले रही है उसको हमको करना होता है माइनस, ठीक है। तो बोरोइंग को हमने कर दिया माइनस। इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपेंडिचर है प्लस क्या है, ये माइनस रहेगा, माइनस जो आपने बजट रिसीव किया है, और ये हो जाएगा प्लस बोरोइंग जो आपने उधार लिया है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट कहते हैं।
और बजटरी डेफिजिट प्लस ये जो बोरोइंग है ये दोनों मिलके हो जाता है आपका फिजिकल डेफिजिट। ठीक है, यही फिजिकल डेफिजिट का फॉर्मूला है, बजटरी जो एक्सपेंडिचर है माइनस बजटरी जो रिसिप्ट है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब उधारी को लेके। अब आपके पापा ऐसा नहीं कह सकते ना कि जैसे उनकी सैलरी, मैंने यहाँ पे बताया था कि 50,000 सैलरी है और 60,000 खर्चा है उनका, और उन्होंने क्या किया कि बैंक से 10,000 लोन लेके और कहा कि भाई हमारा खर्चा और हमारा जो रेवेन्यू वो बराबर ही है। भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 10,000 उधारी लिया है ये तो आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका रेवेन्यू नहीं है, किसी से आपने लिया है, वापस देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी ये सारी चीजें फिजिकल डेफिजिट के बारे में, एक टर्म और आता है, इसको भी आप जान लो, प्राइमरी डेफिजिट क्या होता है। जो प्राइमरी डेफिजिट होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमने अभी फिजिकल डेफिजिट फाइंड आउट किया उसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है बोरोइंग का उसको माइनस कर देते हैं। जैसे मोदी सरकार बहुत बार ऐसे कहती है कि मनमोहन सरकार बहुत कर्जा ले रखी है, हम तो उसका पेमेंट ही इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं 23%। जैसे आगे क्वेश्चन भी आएगा, लास्ट ईयर कहा गया था कि 23% जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 23% तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम माइनस कर दे तो वो होता है आपका प्राइमरी डेफिजिट। क्योंकि भाई आपके यहाँ पे जो डेफिजिट है, प्राइमरी बेसिक जो डेफिजिट है, वो इंटरेस्ट को हटा दो, क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले से चला आ रहा है ना, गवर्नमेंट उधार लेती जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान की हालत है, कहते हैं पाकिस्तान ने इतना उधार ले रखा है कि जो टोटल उसका बजट बचता है सब कुछ खर्चा करके वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, और अब हालत ऐसी हो गई है कि वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा है, कैपिटल तो दूर की बात है। रेवेन्यू डेफिजिट क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct with the reference of the economy growth of India? ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चूंकि पूछा गया है 2018 में 17-18, इसको ऐड करने का मतलब ही यही है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कब पूछे जाएंगे? जब कुछ एडवर्स हो रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, ये पूछा गया है 2018 के एग्जाम में, और 2017-18 में इंडिया के साथ कुछ एडवर्स हो रहा था। एडवर्स कुछ ऐसा हो रहा था कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही थी और इंडियन इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी। तो क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, देश पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही, तो आप भी बढ़ो भाई, आपने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आप पीछे जा रहे हो? तो इस टाइप की चीजें हो रही, या तो दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही हो और आप बढ़ रहे हो, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के अपोजिट आप जा रहे हो। तो यहां पे जो आपका आंसर है, दैट इज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज डीएसेलरेटिंग व्हाइल द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज एसेलरेटिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को रखने का बस इतना सा मतलब है कि आपको समझ में आए कि अगर आपका एग्जाम इस साल है तो किस टाइप के करंट अफेयर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सब मेंशन किया हुआ है कि क्या था ग्रोथ रेट, कब घटा था, कितना घटा था, ये सारी चीज़ें हैं, और ये मैं इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। ये इनका एक्सपेक्टेड जो उन्होंने प्रिज्यूम किया था कि हमारा ये ग्रोथ रेट रहेगा, एस्टिमेटेड जिसे हम कह सकते हैं। बाकी जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो कुछ इंडेक्स भी आता है, जैसे कि हम बात करें इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट, ये सर्वे, ये सारी चीज़ें आई हैं, इससे मैंने थोड़ा सा इंडेक्स भी डाल दिया है, ये बताने के लिए कि इंडेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, जैसे इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ये रिपोर्ट जो होती है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, आईएमएफ निकालता है, ग्लोबल फाइनेंसिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ये कुछ फाइनेंशियल इंडेक्स या रिपोर्ट्स हैं जिससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसी ईयर में कोई रिपोर्ट या इंडेक्स आई है तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी रिपोर्ट है, उसको जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और उसमें इंडिया की रैंक क्या है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। और ये इंडेक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं केवल इकोनॉमिक्स में आते हैं, बट इकोनॉमिक्स का ये वीडियो था और यहाँ पे उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो जाएगा भाई? ये इक्वल टू हो जाता है कैपिटल डिप्रेशन के। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिप्रेशन मतलब समझ में आ रहा होगा, कमी आना, कहीं पे किसी चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ और है बट मार्केट में बिक नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में डिप्रेशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपया का है, बिक रहा है 19 रुपया का, मतलब 1 रुपये का हो गया डिप्रेशन। ठीक है, तो कैपिटल डिप्रेशन इसे हम कहते हैं। अब आप जान लो कि जो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये होता क्या है।
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बनाई जा रही हैं, प्रोड्यूस बाय द कंट्री सिटीजन इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। मतलब हमारे देश के जो लोग हैं जितना भी फिनिश्ड और गुड सर्विसेज दे रहे हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। डजेंट मैटर कि आप देश में रहते हो या फिर देश से बाहर रहते हो। कई सारे लोग विदेश जाते हैं कमाने, वहां से भी पैसा भेजते हैं ना हमारे देश में, तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। जीएनपी इज ऑल्सो मेजर द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंट्री बिजनेसमैन लोकेटेड डोमेस्टिकली और अब्रॉड, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जीएनपी का? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब ये है कि हमारे देश के लोग अगर बाहर जाके कुछ कमा के हमारे देश में भेज रहे हैं तो बाहर के कुछ लोग भी होंगे जो हमारे देश से कमा के अपने देश को भेज रहे होंगे, तो वो आपको नेट करना है। नेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है डिपेंड करता है कि हमारे देश के लोग, वैसे इंडिया के साथ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इस मैटर में हमको कोई compete नहीं कर सकता। हमारे देश के लोग दूसरी जगह जाते हैं, कमाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेनिफिट्स है पॉपुलेशन का। बाकी पॉपुलेशन की घाटा चाहे जितने भी हों। नेक्स्ट जो का पॉइंट है, जीएनपी डज नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ इनकम अर्न बाय द फॉरेन नेशन इन द कंट्री। अगर कोई फॉरेन नेशन का आदमी है, वो हमारे देश में कुछ अर्न कर रहा है और हमारे कंट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उससे जो अर्निंग है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम में मैंने आपको बताया है। चूंकि क्वेश्चन में जीडीपी आया था तो थोड़ा सा जीडीपी भी जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी फोकस करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू है जो हम अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन रिस्पेक्टिव कि कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, फॉरेनर हो, इंडियन रेजिडेंस हो, कोई भी हमारे देश में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं जीडीपी। और जीडीपी के हिसाब से ही हम देश दुनिया की इकोनॉमी को मेजर करते हैं कि कौन सा देश डेवलप है, कौन डेवलपिंग है, कौन पुअर की कैटेगरी में है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस देश की इकोनॉमी इतना जीडीपी, इतना ट्रिलियन की जीडीपी हो गई, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी आया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनपीपी क्या होता है, तो ये बात करता है मार्केट वैल्यू की। जो आपका ये वाला टर्म था जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, वो बात करता था वैल्यू की, टोटल जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू की। बट ये मार्केट वैल्यू की बात करता है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, वो बनाने की वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, बीच में आ गया डिप्रिसिएशन जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे क्या आ गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ नेशन लिविंग डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। कहीं पे भी रह रहे हैं, जितना ये प्रोड्यूस करते हैं सबको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज एस्टिमेटेड टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया ड्यूरिंग 1920। ये देखो कब पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस सिविल वालों का होता है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मतलब बजट से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं आपको एक बार पढ़ लेने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं सारे एग्जाम्स में। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो होगा मेजर सोर्स था वो कहाँ से था, कहाँ से मिला था। आप लोगों ने सुना होगा नेताओं के स्पीच में भी कि टैक्स, जो जीएसटी का टैक्स है, जीएसटी जो है उससे खूब रेवेन्यू कमा रही है सरकार, खूब पैसे आ रहे हैं सरकार से। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बना दिया है आपके आंसर के लिए कि कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो आप देख रहे होगे जीएसटी से आ रहा है 28.5, यहाँ से 28.3, ये आपके कॉर्पोरेट टैक्स से है, ये आपका एक्साइज है, ये आपका कस्टम है। बेसिकली ये सारे सोर्सेज होते हैं सरकार के रेवेन्यू का, बट सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका जीएसटी का। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, कॉर्पोरेट टैक्स और जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स है उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। अगर पर्सनल टैक्स की बात करें तो जो आप अपने इनकम पे टैक्स देते हो उसे हम डायरेक्ट टैक्स में कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है या जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री टैक्स। और यहाँ पे जो मैंने हिंदी लिखा है ना, ये गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा है, तो अगर कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लेना। बाकी फैक्ट्री टैक्स लगता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आ गया पर्सनल टैक्स आपका और कॉर्पोरेट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ये तो वही लोग देंगे जिनके पास पैसा होगा, ये तो वो लोग देंगे जिनके पास कंपनी होगी या कंपनी देगी, और बाकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सब लोग देंगे।
देश दुनिया मतलब हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं सब लोग देंगे, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, सामान है वो कहीं पे बनी होगी, उस पर कुछ टैक्स लगा होगा, सरकार को रेवेन्यू गया होगा। ठीक है, अब आती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है, ये भी इनडायरेक्ट में आती है। अगर कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारे देश में तो उसके ऊपर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम कहते हैं उत्पादन शुल्क। और यहाँ पे एक डिफरेंस आपको और समझना चाहिए कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है, ये जब फैक्ट्री से आप रिमूव करते हो ना, प्रोडक्ट को बनाते हो, जैसे ही फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन जाता है उसके ऊपर लग जाती है एक्साइज ड्यूटी, और जब आप उसको सर्व करने जाते हो उस टाइम पे लगता है जीएसटी एंड वेट टैक्स। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, मतलब जब कभी भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक्टिविटीज करते हो बेचने खरीदने वाली, तो वहां पे लगती है कस्टम ड्यूटी। बट इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा है, बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू द हाईएस्ट इन द इंडिया ड्यूरिंग 2021। ये भी बजट से ही है आपके, इसीलिए आपको बजट एक बार रीड कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट में एग्जाम में अपीयर होने से पहले 3-4 क्वेश्चंस आ गए आपके करंट अफेयर के, इसीलिए मैं बार बार हर बार कहता हूं कि नॉन टेक्निकल का जो मैक्सिमम पोर्शन है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि उसमें स्टैटिक्स कम, करंट अफेयर ज्यादा रहता है, तो करंट अफेयर पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। पहला है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जो हैं, फिर फाइनेंस कमीशन ग्रांट, फिर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट ने कहा था 23% पहुंच गया है टोटल एक्सपेंडिचर का, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया। इस तरीके की जब आप वित्त मंत्री के जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे तो ईयर वाइज उन्होंने पब्लिश कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि कौन कितना एक्सपेंडिचर है। और बेसिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है कि ये एक्सपेंडिचर कितना था, कितना हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो इन शॉर्ट अगर आपको फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग पता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, अगर आपको ये पता है तो इजीली आप बता सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर है बी, फंड टू बी एलोकेटेड टू स्टेट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन है सारा एडवाइस करता है फाइनेंस कमीशन। पहले मैं आपको बता देता हूं फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है। इट इज द ड्यूटी टू कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। आपको पता है कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है, सारी चीजें जो पास होती हैं प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही होती हैं, और जो भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सरकार को थ्रू द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी देखा होगा, इलेक्शन कमीशन का भी देखा होगा, सबका ऐसे ही होता है। नेक्स्ट जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और यूनियन में, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे इसी फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड रेवेन्यू टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका भी रिकमेंडेशन कौन देता है, फाइनेंशियल कमीशन। अगर कहीं पे ऐड देना हो किसी स्टेट को, वेलफेयर में जो भी हो, ग्रांट देना हो, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई सारे स्टेट, जैसे एग्जांपल के लिए बिहार कह दें, वो कहते हैं हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दो। स्पेशल स्टेट का दर्जा मतलब ये होता है कि जैसे उनको मिलेगा, उनका जो ऐड होगा वो बढ़ जाएगा, उनका जो ग्रांट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ जाएगा। ये सारे प्रोविजंस हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको फंक्शनिंग याद रखनी है फाइनेंस कमीशन की, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। टू मेजर द नीड ऑफ ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये बेसिकली वही कह रहे हैं कि हर स्टेट का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। अगर जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो एडवाइस करता है तो उसमें भी एडवाइस ये देते हैं, उसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी ये देते हैं, पंचायत के लिए यहाँ पे है। बाकी फाइनेंस जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, अगर वो कुछ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को कहता है तो उस पर भी एडवाइस देते हैं। एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को साउंड बनाने के लिए अगर कोई लगता है फाइनेंस कमीशन को कि हमको एडवाइस देना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं और वो पास कर देंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो है आपका कि टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कितना होता है। अभी हमने पढ़ा पब्लिक फंड, कंसोलिडेटेड फंड, तो हमको थोड़ा सा ये भी समझ लेना चाहिए कि ये होता क्या है। तो अगर हम गवर्नमेंट फंड की बात करें तो ये बेसिकली होते हैं थ्री टाइप के लिस्ट किए जाते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे पैसा जो भरा जाता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, जो गवर्नमेंट कहीं लोन दिया है उसका इंटरेस्ट, बाकी जो गवर्नमेंट की अर्निंग है उन सबसे बनता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर गवर्नमेंट को कुछ लेना है तो पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। जैसे आप सुनते हो ना, अंतरिम बजट आया, मतलब गवर्नमेंट वहां पे बताती है भाई हम ये करने वाले हैं, ये स्कीम चलाने वाले हैं, इसके लिए इतना पैसा चाहिए तो आप हमको इस फंड से पैसा दे दो, ठीक है। तो उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन होना जरूरी होता है। और इस तरीके का फंड स्टेट भी अपना बना सकते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको ऑडिट कौन करता है? इसको ऑडिट करता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कैग की ऑडिट रिपोर्ट आती है तो खूब लंबी चौड़ी बहस होती है, घोटालों की बात होती है। कैग रिपोर्ट में बताता है कि कितना पैसा लिया गया था, कितना खर्च किया गया, कितना खर्च होना चाहिए था, कितना ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ये सारी बातें मतलब इन शॉर्ट ऑडिट करके बताता है कैग। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड यहाँ पे जो ये मेंशन है ना, ये प्रोविजन मेंशन है। इससे पहले इसमें भी प्रोविजन मेंशन था कि जो कंसोलिडेटेड फंड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल मेंशन में बताना भूल गया आपको। और यहाँ पे भी आर्टिकल मेंशन है कि जो कंटीजेंसी फंड है उससे रिलेटेड जो चीज़ें मेंशन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 267(1) में की गई हैं। ये जो फंड है, ये अगर सपोज कर लीजिए कहीं पे कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आ जाता है, उस क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए इस फंड को बनाया गया है। इस फंड को रिलीज करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई तो वहां पे यहां से फंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड मतलब बाकी जो दूसरे जगह से पैसे आते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दूसरे तरीके हैं जहां से गवर्नमेंट पैसे कमाती है, जैसे कि गवर्नमेंट्स की सेविंग्स हो गई, मिनिस्ट्रीज की, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाया, कोई दूसरी एसेट्स को बेच के पैसे कमाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और इस फंड से भी पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इस फंड को भी ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, ठीक है। अब ये बार बार मैं कैग कह रहा हूं, इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई बड़ा इंपैक्ट क्या है? जी बिल्कुल बड़ा इंपैक्ट है। आप लोगों ने सुना होगा कि पीएम केयर फंड पे बहुत बवाल हुआ था। वो बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रहा था मोदी गवर्नमेंट से कि आपने जो पीएम केयर फंड बनाया है उसको ऑडिट करवाइए कि वहाँ पे कितना पैसा आया, आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है। सरकार ने कह दिया कि वो हम नहीं करवा सकते हैं, तो लोग कहने लगे कि यहाँ पे हुआ है घोटाला, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंड यहाँ पे लिस्टेड हैं, इन सारे फंड को ऑडिट करेगी कैग कि सरकार ने यहाँ से पैसे कितने लगाए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, सही किया है या फिर गलत किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है यूपीएससी सीएससी एग्जाम में, आईएएस के जो प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होल सेल प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है। द WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन प्राइस एंड सर्विसेज विच CPI डज। CPI बिल्कुल कस्टमर लेवल पे, कस्टमर जब उसको यूज करता है अपनी यूज के लिए तो उस समय जो प्राइस इंडेक्स होता है उसको मॉनिटर करता है, जो कि WPI नहीं करता है, क्योंकि ये कंपनी गेट पे होलसेल प्राइस को ही मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 1 और 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। थर्ड करेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ पे मेंशन्ड है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ एडॉप्टेड WPI नहीं CPI को इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए RBI यूज करती है, इससे पहले हमने देखा था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेंशन है, वो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, फाइनेंशियल डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्जा। नॉन फाइनेंशियल मतलब गैर वित्तीय। तो गैर वित्तीय डेप्ट में क्या आता है? हाउस लोन ओन बाय द हाउस होल्ड, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बाय द क्रेडिट, ट्रेजरी बिल। मतलब देखिए, एक फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल। कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है तो उसे कहेंगे फाइनेंशियल डेट, अगर कोई नॉन फाइनेंशियल लेती है तो उसे कह देंगे नॉन फाइनेंशियल। और यहाँ पे जितना भी मेंशन है सारी कैसी हैं? नॉन फाइनेंशियल है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। मैक्सिमम जो होता है, जो कर्जा लिया जाता है वो नॉन फाइनेंशियल ही लेती हैं। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी देख लो, वो लेती हैं,
बेसिकली आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाने वाली होती हैं वो लेती हैं, क्रेडिट कार्ड जो बेच रहे हैं, अब ये सारी क्या हैं, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इनिशिएटिव विल हेल्प टू रिड्यूस द ट्रेड डिफिजिट ऑफ इंडिया। ट्रेड डिफिजिट या इंडिया हो या फिर किसी और कंट्री का हो, किसी का भी हो, ट्रेड डिफिजिट मतलब ये होता है कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो माइनस आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डिफिजिट रहेगा। ट्रेड डिफिजिट ज़्यादा होना मतलब आपका घाटा करवाना, मतलब ये है कि आपके मार्केट में लोग बाहर से ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप ज़्यादा बेच नहीं पा रहे हो। जैसे चाइना के साथ है, हमारा चाइना के साथ क्या है, ट्रेड डिफिजिट है, हम चाइना से ज़्यादा खरीदते हैं कम बेचते हैं। बट यूएसए के केस में उल्टा है, हम यूएसए से कम खरीदते हैं, यूएसए को ज़्यादा बेचते हैं। इसको हेल्प करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम भाई, एक्सपोर्ट करो भाई। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्पेशल इकोनॉमी जोन इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी बिल्कुल हेल्प करेगी। दूसरा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी को डिवैल्यूएट कर दोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। करेंसी घटा दोगे, पहले जो आदमी आपसे यहाँ खरीदने आता था उसको 10 रुपया में वो चीज मिलती थी, $1 दे के, मान लो $1 दिया तो 74 रुपीज का चीज खरीद लिया। आपने अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, आप क्या करेगा, $1 दे के आप सपोज के लिए डिवैल्यूएशन से आपके रुपए की प्राइस हो गई 80, $1 में 80 रुपीज होता है, तो 80 रुपीज का सामान खरीद के लेके जाएगा, खुश हो जाएगा। जैसे इंडिया में लोग घूमने आएंगे ढेर सारा, अगर डिवैल्यूएशन हो गया तो चलो चलो इंडिया में घूमना सस्ता है एज कंपेरिजन टू डॉलर, तो लोग आएंगे घूमने, पैसा कमाओगे आप, ठीक है। बट क्या डिवैल्यूएशन कर देंगे बढ़िया रहेगा भाई। देखो अगर आपने डिवैल्यूएशन कर दिया बट आपके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास एक्सपोर्ट है नहीं, बस डिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो इससे थोड़ा नहीं कुछ फायदा होने वाला है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना बार बार ऐसा करता रहता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए खूब है, उसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एडवांस में पड़ी हुई है। वो कहता है भाई आओ आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो वो क्या करते हैं, आज सस्ते में ले जाओ और सस्ते में ले जाओ, और दुनिया उसके ऊपर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे तो लड़ाई भी लग गई थी कि तुम डिवैल्यूएट करके दुनिया में डंप कर रहे हो अपने सामान को, और कुछ दिन में लोग मजबूर हो जाएंगे कि तुम्हारे सामान ही खरीदे। तो इन शॉर्ट ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब भाई इससे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस किए, एक टर्म आ गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट तो था, अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया था, या पापा वाला जो एग्जांपल था, पापा ने क्या किया कि अपने सैलरी के 50,000 में से कहीं पे घर खरीद लिया जहां पे पैसा 10,000 रुपया EMI जाने लगी, तो पापा ने एक क्या बनाया, एक एसेट तो बनाया है ना, भले पैसा जा रहा है और डेफिसिट बढ़ गया, 40,000 का खर्चा, 50,000 का खर्चा, 60,000 का खर्चा था, 70,000 खर्चा होगा क्योंकि 10,000 बैंक में जाने लगे, बट उसके अगेंस्ट में क्या बनाया उन्होंने, एक एसेट बनाया है। तो जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वहां पे हमको फाइंड आउट करना होता है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब ऐसा कुछ आपने बनाया है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि उसको बाद में बेचोगे तो तुम्हारे पास ही आएगा ना यार, अभी के लिए खर्चा है बट आप एक तरह से क्या बना रहे हो, अपने लिए एसेट बना रहे हो। और जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गारंटी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, गिल्ट एज मार्केट। मैंने पहले बताया आपको कि गवर्नमेंट को उधारी लेना होता है, बोरोइंग करना होता है, शायद नहीं बताया था, बता देता हूँ। गवर्नमेंट को बोरोइंग करना होता है कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको हम कम करें, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उधारी मांगेगी लोगों से, RBI से उधारी मांगे, भाई तुम्हारे पास पैसा है दे दो। अब एक जगह से, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट एक जगह से फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो गवर्नमेंट ना पेपर बॉन्ड जारी कर, मतलब एक सिक्योरिटी जारी कर देती है, जैसे टेक्निकल भाषा में कहें तो गवर्नमेंट आपको सपोज एक पेपर दे देती और कहेगी भाई ये पेपर ले लो तुम, इसका ये प्राइस है, आज मुझे पैसे की जरूरत है, तुमको मैं पेपर दे रहा हूं, तुम ये पेपर लेके पैसा मुझे दे दो, बाद में जब तुमको जरूरत पड़ेगी तुम एक्सचेंज कर लेना, जब इसको लेके जाओगे तो इंटरेस्ट रेट के साथ तुमको अपना पैसा मिल जाएगा, एक कैपिटल जो तुमने मुझे दिया वो तो मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड करके तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो वो एक तरह से है, उसे हम कहते हैं गिल्ट एज मार्केट, मतलब
सरकार वहां से भी पैसा उठाती है, बट उसमें होता है सरकार की सिक्योरिटी, मतलब सरकार आपको देती है सिक्योरिटी कि हम हैं, डरने वाली बात नहीं है। अब मैं कहूं कि भाई मैं एक पेपर बांट रहा हूं, लो 10-10 रुपए का पेपर है, तुम ले लो, कल आना एक्सचेंज करने के लिए, तो ये तो 10 रुपया मैं दूंगा ही दूंगा, इसके बाद इंटरेस्ट भी ऐड करके दूंगा जो चल रहा होगा। तुम कहोगे भैया तुम भाग गए तो, बट सरकार कहां भागेगी? तो सरकार इस चीज का फायदा लेती है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है वो, लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो लोग खरीदते हैं। ये सिक्योरिटी का यूज यूएसए जैसे कंट्री करती है, वो दूसरे देशों को भी बेचती हैं, अपने लोगों को तो छोड़ो दूसरे देशों को बेचती हैं, लोग खरीद के रखते हैं उनकी सिक्योरिटी। जापान बेचता है, उसकी भी सिक्योरिटी लोग खरीद के रखते हैं। इसलिए आप लोगों को सुना होगा कि चाइना का डेड है यूएसए के ऊपर, मतलब चाइना ने बहुत सारी सिक्योरिटी खरीद रखी है यूएसए से, कभी भी वो एक्सचेंज करने लग जाएंगे कि लो भैया आप मुझे पैसा दो, तो उनके इकोनॉमी में भी क्राइसिस आ सकते हैं, इतना डेड हो चुका। कई बार उनके यहाँ डिबेट होता है इस टॉपिक पे कि इंडिया ने खरीद रखे हैं, चाइना ने खरीद रखे हैं, अगर सब लोग एक्सचेंज करवाने लगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। मतलब आएगी नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो, बट वो अपने यहाँ डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।